गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम। देखो, ये क्लास 12th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जनन। तो फर्स्ट चैप्टर से जो है अपना सिलेबस जो कवर करते जाएंगे। पीछे जो वीडियो डाले वो अपने 7th चैप्टर के भी कुछ डाले गए हैं। तो यहाँ फर्स्ट से जो है लास्ट तक बढ़िया से या डिटेल में और एडवांस में अपना सिलेबस जो है वो कवर होगा 12th क्लास बायोलॉजी के। इसके बाद मैं केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा जो डिफिकल्ट या मुश्किल जो कुछ टॉपिक होंगे ना उनका। देखो, यहाँ स्टार्टिंग है जीवन अवधि या लाइफ स्पेन। क्या होता है? किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। ये जो चैप्टर होता है ना, ये चैप्टर रिप्रोडक्शन पे डिपेंड है, यानी कि जनन पे। और जनन हमें पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन एंड अलैंगिक जनन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहता है, पॉइंट रहता है, वो ये है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है? कोई भी जीव होता है उसका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद हमें पता है कि उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। यानी कि हमारी धरती पर कोई भी जीव है वो अगर उत्पन्न हो रहा है उसके बाद उसका अंत जो है वो निश्चित है, ऐसा बताया गया है। तो प्रत्येक प्रकार के जीव प्रजाति जो होती है उसकी जीवन अवधि जो होती है वो निश्चित होती है, यानी कि एक एवरेज जीवन अवधि माना जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जीवन जो काल जो होता है जीने का वो एक एवरेज माना जाता है, उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि किसी भी जीव के उसके जन्म से लेकर और उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है, प्राकृतिक का मीन क्या हुआ कि जैसे नेचर ने जितनी उसकी एज को माना है तब तक वो जीवित रहता है या उस उम्र तक वो पहुंच जाता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, तो उसको हम जीवन अवधि कहते हैं। या देखो, कुछ प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती है जीवों में, कुछ रोग हो सकते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है या कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हो सकता है। उसमें अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो जीवन अवधि में नहीं आएगी। जैसे सपोज करते हैं कि कोई कुत्ता है, वो मान लो कि जैसे कुत्ते की जो है वो जीवन अवधि मानी जाती है या लाइफ स्पेन माना जाता है 12 से 14 वर्ष। अगर मान लो कुत्ता जो है 4 साल का है और कोई वाहन के नीचे आ जाता है या कोई प्रॉब्लम से उसको क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या है? वो उसमें जो है एड नहीं होगा। यानी कि उसमें हम नहीं मानेंगे कि ये जो है 5 साल तक या 4 साल में अगर कुत्ता मरा है तो वो उसकी जीवन अवधि है। जीवन अवधि 12 से 14 ही रहेगी, जो कि फिक्स रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोला जाता है कि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है कुछ जीवधारी या कुछ पादपों की यहाँ पर प्रजातियां दी गई है जिनकी बताई गई है। सबसे पहले है क्राउ। क्राउ की जो होती है वो कितनी है? 15 से 15 साल। क्राउ मतलब कौवा। और पैरेट तोता, उसकी 140 साल बताई गई है। ठीक है ना? कितनी बताई गई है? 40 साल, 140 साल। यहाँ पर देखो अलग अलग है, मान लो अलग अलग है जीव, और उनमें क्या है? उनमें अलग अलग जीवों की देखो, अगर मान लो उनकी आकृति है, जैसे कौवा और तोता जो होता है उसमें क्या है कि एक जैसी समानता है। यानी कि समानता ये है कि वो पक्षी वर्ग में है, उनके पंख है, चोंच है, फिर भी देखो जीवन अवधि में बहुत भिन्नता पाई गई है। उसके बाद एलिफेंट की 75 वर्ष, डॉग की जो है वो 12 से 14 साल, रोज की कितनी? 10 साल, और बटरफ्लाई की 1 से 2 हफ्ते, बनाना की जो है यानी कि बनाना प्लांट की है 25 ईयर्स, काओ की कितनी है? 26 ईयर्स, क्रोकोडाइल की कितनी है? 60 ईयर्स, और फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी की जो है वो कितनी है? 30 डेज, और उसके बाद टोटोइज की है 100 टू 150 ईयर्स, और हॉर्स की बताई गई है 50 ईयर्स, और राइस की है 4 मंथ्स। यानी कि जो कोई भी क्रॉप होती है वो 3 से 4 महीने तक वो रहती है। तो ये भी क्या है? क्रॉप या फसल है। बनाना ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है उसकी सर्वाधिक है कितनी? 300 से लेकर 500 साल। ठीक है ना? अगर हम बात करें कि यहाँ पर बनाना ट्री की, और एक पीपल जो होता है उसकी लगभग 2400 साल तक बताई गई है। इतनी होती, मतलब ये प्रजातियां होती है। यहाँ मैक्सिमम प्रजाति की जो होती है ना 140 साल वाली, पैरेट की मैक्सिमम ऐसी प्रजाति है जिसकी 140 है। ये मैक्सिमम जो एज बताई गई है इनकी। इनसे कुछ प्रजातियां इन्हीं में आ जाती है जिनकी कम भी होती है। तो ये जीवन अवधि है जिसमें अब बताया गया कि निश्चित आयु तक क्या रहते हैं ये पौधे या जीव जो है वो जीवित रहते हैं। उसके बाद उनकी क्या हो जाती है? प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। अब देखो, कोई जीव जो है वो क्या हो गई? वो उसकी मृत्यु हो गई। अब अगर मृत्यु हो गई तो इसका मतलब तो ये तो हुआ ना कि मान लो कि वहां पर एक क्रो था, वो 15 साल की उम्र उसने व्यतीत कर गई, उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे ऐसे तो कोई खत्म हो जाएंगे,
कोई ऐसे तो खत्म हो जाएंगी, क्रो की प्रजातियां जो वो खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए क्या पाया गया है, एक जो वहां पर गुण पाया जाता है जीवों में, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन। क्या होता है? जनन। जीवों में जनन होता है। ये अपनी प्रजातियों को बनाए रखने के लिए, यानी कि अब पहले पर जो पेरेंट है या पहले जो जनक है उनकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या करेंगे? जनन करेंगे। मृत्यु से पहले क्या करेंगे? जनन या रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसके थ्रू क्या होती है, इनके जैसी प्रजाति जो है वो नई उत्पन्न हो जाती है। फिर वो लाइफ स्पेन करती है और एक अवस्था आती है जिसमें वो जनन कर पाते हैं, वहां करते हैं। तो इस तरह का जो सर्कल है वो चलता रहता है, इस तरह का सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ एक टर्म आती है जनन। क्या आती है? जनन, या बोलते हैं इसको रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जीवों की ऐसी क्षमता जिसमें वो अपने समान प्रजाति उत्पन्न कर पाते हैं, यानी कि जीवों में अपने समान प्रजाति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जीवों में अपने समान प्रजाति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। जनन प्रक्रिया में क्या होते हैं? जनक भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? जनक, यानी कि पेरेंट। जनक भाग लेते हैं, यानी कि जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीव। जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। उसके बाद आता है संतति। संतति मतलब जनक जनन प्रक्रिया के पश्चात जो जीव उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? संतति कहते हैं, यानी कि ऑफ स्प्रिंग। क्या हुआ? ऑफ स्प्रिंग। जनकों द्वारा जनन प्रक्रिया के पश्चात उत्पन्न जीव क्या कहलाते हैं? संतति या ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो जीवन वृद्धि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की वृद्धि को जीवन वृद्धि कहते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के जीव और पादपों की जो है वो जीवन वृद्धि दी गई है। इनको 2-3 बार अपने अगर आप रिवाइज करोगे तो ये याद हो जाएंगे। यहाँ पर जनक है, रिप्रोडक्शन है जीवों में, यानी कि जनन, अपने समान उत्पन्न करने की, प्रजाति उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वो जनन कहलाती है। जनक क्या होते हैं? पेरेंट। जनन प्रक्रिया भाग लेने वाले जीव जो होते हैं वो जनक होते हैं। और संतति या ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? जनकों द्वारा जनन प्रक्रिया के पश्चात उत्पन्न जो जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात होगी इस पर। अब हमें पता है कि जीव जो होते हैं उनको क्या है कि अपनी प्रजातियों को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जनन की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है? जनन की आवश्यकता होती है। और ये जो जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन ऑफ देम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर ऑफ देम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमने क्या बोला है? जनन। जीवों में क्या होता है? जनन, रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ इसमें बोला गया कि अपने एक बात बोली थी कि कोई भी जीव है उसकी प्राकृतिक मृत्यु जो है वो निश्चित है, परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अमर होते हैं, यानी कि वो शरीर जो होते हैं, वो जीव जो होते हैं वो अपने शरीर से क्या करते हैं? प्रजातियां उत्पन्न करते हैं, यानी कि वो भाग तो उसी का रहा ना। जैसे मान लो मनुष्य में बात करें तो वो जैसे पेरेंट है उनकी क्या हो जाएंगे? वो उनकी मृत्यु हो गई तो हम क्या करते हैं? उनको जमीन में गाड़ देते हैं या उनको जला देते हैं, तो उनकी बॉडी का कोई अंश नहीं रहता। परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी बॉडी के अंश से या बॉडी के भाग से क्या होता है? नया जीव उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ में अगर देखा जाए तो अमीबा होता है ना, उसके अंदर ऐसी प्रोसेस होती है। अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन में कौन सा होता है? विखंडन। और विखंडन में बात करें तो द्विविखंडन होता है, यानी कि बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होता है? उसकी बॉडी जो होती है वो 2 भागों में बंट जाती है। बॉडी क्या होती है? 2 भागों में बंट जाती है। यानी कि अगर बात करें, ये है हमारे पास अमीबा। क्या है? अमीबा। इसकी ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और ये होता है साइटोप्लाज्म।
ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है। इसी तरह से अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है अमीबा का जो केंद्रक है वो दो भागों में डिवाइड होता है, यानी कि डिवाइड होना शुरू होता है। केंद्रक जो होता है वो दो भागों में बंटना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे केंद्रक का विभाजन कंप्लीट होता है तो उसका जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर द्विविभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। केंद्रक तो दो भागों में बट गया, और इस तरह से फिर क्या होता है, एक जनक अमीबा से दो संतति या पुत्री अमीबा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये अपना जो होता है इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है अमीबा के अंदर, बाइनरी फिजन। इसकी आकृति होती है वो अनिश्चिताकार होती है, कोई आकृति नहीं होती अमीबा की, ठीक है ना। और ये सिंगल सेल होता है, इसकी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर एक ही सेल होती है, और उस एक सेल के थ्रू क्या करता है, डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन है वो कंप्लीट करता है, ठीक है ना। जैसे भोजन का है, उत्सर्जन का है, जनन का है, शोषण का है, वो सारे सारे काम किससे करता है, एक ही कोशिका से करता है। इसके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन होता है, जिसको अपने नेक्स्ट पढ़ लेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो अब ये जो जीव है, अब देखो इसके क्या होता है, ये जनक अमीबा था, इसी के भाग क्या होते हैं, दो पुत्री अमीबा में बंटती हैं। तो ये इस तरह से क्या माना जाता है कि अमीबा जो होता है वो क्या है, अमर है, अमीबा का जो है अंत नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसके बारे में, जनन के बारे में। जनन जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म। यानी कि जन्म कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो स्टार्टिंग से बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो जनक भाग लेते हैं, इसमें मात्र एक जनक की जरूरत होती है, यानी कि उसकी प्रत्यक्ष पहचान नहीं कर पाते कि नर है या मादा है। यहाँ पर जो जीव जो होता है, एक नर होता है और एक मादा होता है, अर्थात नर के जो गेमेट्स है यानी कि युग्मक है उनका निर्माण होता है, नर में तो शुक्राणु का और मादा में अंडाणु का। यहाँ पर अगर जनक ही एक है तो युग्मक निर्माण की जो बात ही नहीं आती, अर्थात इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता। उसमें युग्मक जब बन गए तो युग्मकों का क्या होगा, सलन होगा, यानी कि युग्मकों का क्या होगा, सलन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन कैसे कि नर का जो शुक्राणु होता है वो मादा के ग्रीवा और योनि से होता हुआ और यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, अंडाणु या ओवम होता है, और अंडाणु शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु से फिजन करता है, यानी कि जुड़ता है। जैसे ही उसके साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन, ठीक है, जो कि किस में होता है, युग्मक सलन या निषेचन लैंगिक जनन में होता है और अलैंगिक जनन में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ये जो लैंगिक जनन जो होता है, इसमें उत्पन्न संतति जो होती है, यानी कि लैंगिक जनन के पश्चात जनकों में लैंगिक जनन के पश्चात उत्पन्न जो संतति होती है वो आनुवंशिकी व आकारिकी रूप से जनक से भिन्न होती है, यानी कि उसके समान नहीं होती। अलैंगिक जनन में जो है वो उत्पन्न संतति जो होती है वो जनक के समान होती है, और जिसे कहते हैं क्लोन, जिसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। लैंगिक जनन जो होते हैं वो उच्च श्रेणी के जीवधारी अर्थात कशेरुकी व अकशेरुकी में पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जनन जो है निम्न श्रेणी के प्राणियों में जैसे कि अमीबा में या प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्या है हमारे डिफरेंसेस के कुछ टॉप पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, लैंगिक जनन में, ठीक है ना, लैंगिक जनन दो जनक भाग
लेते हैं। एक जनक ही भाग लेता है। ठीक है, मतलब एक जनक के द्वारा ही होता है। और इसमें जब दो जनक है तो क्या होगा, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण होता है। जब जनक ही एक है तो युग्मक निर्माण कहाँ होगा, युग्मक निर्माण, युग्मकों के निर्माण की जरूरत ही नहीं होती, युग्मक निर्माण नहीं होता। अब युग्मक निर्माण होता है, नर में क्या होता है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, मादा में अंडाणु यानी कि ओवियम। जब युग्मक बन गए तो क्या होगा, युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन यानी कि जुड़ना होता है, जिसे क्या कहते हैं, निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, युग्मक संलयन, जब युग्मक ही नहीं बने तो युग्मक संलयन कहां से होगा, युग्मक संलयन नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आनुवंशिकी रूप से अपने जनकों से भिन्न होती है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति अकारिकी व आनुवंशिकी रूप से अपने जनकों के समान होती है। ठीक है, और जिसे क्लोन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो इस तरह से कुछ क्या है, अंतर है। ठीक है ना, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, दो जनक भाग लेते हैं, एक जनक होता है, युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण नहीं होता, युग्मकों का संलयन होता है, युग्मकों का संलयन नहीं होता, उत्पन्न संतति आनुवंशिकी रूप से अपने जनकों से भिन्न होती है और इसमें समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके अंतर है। उसके बाद भी क्या अंतर है कि यह लैंगिक जनन जो होता है वो किसमें होता है, उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है, उच्च श्रेणी के जीवों में, और अलैंगिक जनन जो है वो निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि कशेरुकी व अकशेरु। ठीक है, यह किसमें होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। देखो, यह निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, जिसमें कौन आ जाता है, अमीबा। ठीक है, और उसके बाद जो होता है ये निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। अगर पादपों में बात की जाए
तो ये पादप के अंदर पादपों को छोड़कर निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। और पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको क्या कहते हैं? पादपों में अलैंगिक जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या होता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जो क्या होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि पादपों में उनके बीज के अलावा बाकी जो भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती या फूल या कलम, ठीक है, उनसे क्या होता है एक नए पादप का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में अपने जनन को देखा है कि इसके अंतर मुख्यतः क्या होता है। इस चैप्टर में हम ज्यादातर क्या पढ़ेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ये अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि विखंडन जो होता है ना, मतलब क्या होता है कि जीव जो होता है वो अपने दो भागों में टूट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। दो भागों में या दो से ज्यादा टूट जाता है। अगर दो भागों में टूट रहा है तो उसे द्विविखंडन बोलते हैं, और दो से ज्यादा भागों में टूट रहा है तो उसको हम बहुविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपना कौन सा है? अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला कौन सा है? विखंडन। और विखंडन में पहला कौन सा है? द्विविखंडन। द्विविखंडन बोले तो बाइनरी फिजन। ठीक है, और ये बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में। किसमें होगा? अमीबा में। अमीबा जो प्राणी है वो उसका जीव प्राणी का जो शरीर है वो दो भागों में बंट जाता है। एक नया, दो भागों में से एक नया भाग जो है वो अपने समान एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मान लो कि अमीबा प्राणी का क्या है? शरीर है। जैसे कि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? इसका जो न्यूक्लियस है वो विखंडित होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, दो भागों में बंटना शुरू होगा। और जैसे ही इसका जो भाग है वो दो भागों में बंट जाएगा तो साइटोप्लाज्म का जो विखंडन है वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? एक जनक अमीबा से दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या बता रहे हैं? एक जीव से दो जीवों का निर्माण हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्विविखंडन बोलते हैं। ये इसकी होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होता है साइटोप्लाज्म, और ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है? डॉटर अमीबा का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। इस तरह से हम आगे जो है नेक्स्ट जितने भी प्रकार के जो अलैंगिक जनन है उसको हमें पढ़ते जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसको आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।